कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कनिष्क ने अब मुस्कुराते हुए दीप्ति का हाथ थामा और उसे रिंग पहना दिया। दीप्ति ने नज़र उठाकर उसे देखा तो कनिष्क को खुद को देखता पास शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई उसके चेहरे पर। उसके बाद उसने भी कनिष्क को रिंग पहनाई। बहुत ही प्यारी लग रही हो आज, अरमान ने सामने देखते हुए ही जिज्ञासा से कहा। आपने एक बार मेरी तरफ ढंग से नज़र भी नहीं उठाई और झूठी तारीफ कर रहे हैं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो अरमान ने उसकी हथेली में अपनी उंगलियां उलझा ली। जिज्ञासा की तो इतने में ही सांसें जैसे थम सी गई, धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली थी और गालों पर रंगत आ गई। आज पहली बार अरमान ने उसे स्पर्श किया था। अरमान जी, कोई देख लेगा, उसने सकुचाते हुए कहा। अरमान अपना हाथ खींचना चाहा। थैंक यू दीप्ति, के लिए इतना करने के लिए मुझे गर्व हो रहा है कि तुम्हें अपना हमसफ़र बना रहा हूँ। दीप्ति की खुशी ही मेरे यार की खुशी है और उसको हंसता मुस्कुराता देखकर ही मुझे सुकून मिलता है। वो जिज्ञासा की बातों को दरकिनार करते हुए उसकी हथेली पर पकड़ मजबूत करते हुए बोला। तो वो उसे ही देखने लगी। वैसे आज का डे इतना स्पेशल है तो कुछ स्पेशल तो होना बनता है ना भाई, वरना मज़ा नहीं आएगा पार्टी में। मानवी ने कनिष्क से कहा तो उसने उसे कुछ इशारा किया और वो एक गिटार ले आई। खासकर मेरी जान के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, एक परफॉर्मेंस। उसने एक हाथ में माइक थामते हुए कहा और एक चेयर पर बैठ गिटार बजाने लगा। सब मुस्कुरा रहे थे उसे खुश देखकर। उसने दीप्ति पर नजरें जमाते हुए गाना शुरू किया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। उसने दीप्ति की तरफ हाथों से इशारा करते हुए गाया और फिर उसके पास जाकर उसका हाथ थामते हुए उसे घुमाकर बैक से थाम लिया और डांस करते हुए गाने लगा। जैसे लग रहा था गाने के एक एक बोल वो दीप्ति के लिए ही गा रहा था, और सच ही तो था, वो दीप्ति के लिए कितना कुछ करता था। वो तेरे कांधे का जो तिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया, वो मेरे ख्वाबों का अंबर। उसका एक एक शब्द दीप्ति की आंखें नम करता जा रहा था। उसके गाने का एक एक लफ्ज़ महसूस कर रही थी वो। मानवी ने अरमान और जिज्ञासा को भी डांस करने के लिए उठा दिया था। वो दोनों भी डांस करने लगे थे। मस्ती भरा डांस, उसके बाद फ़ोटोशूट, ज़्यादातर टाइम इसी में गया था उनका। और उनका ये दिन हमेशा के लिए यादगार हो चुका था, क्योंकि उनके रिश्ते समाज के सामने भी आज एक नाम मिल गया था, एक दूसरे का होने की पहली सीढ़ी। आज अरमान और जिज्ञासा ने भी तो चढ़ी थी। सगाई का कार्यक्रम खत्म होते होते काफ़ी देर हो चुकी थी। शाम तक सब घर आ गए थे। मानवी की फ्रेंड का बर्थडे था तो वो उसके घर चली गई थी। दीप्ति रूम में ही थी, काफ़ी थक चुकी थी वो आज के फंक्शन में, तो बिना चेंज किए ही लेट गई थी। इतना अच्छा मौका है और अकेले ही सो रही हो, उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस हुई तो उसने झट से आंखें खोल दी। कनिष्क उसके पास लेटा था, उसका चेहरा दीप्ति के चेहरे के बिल्कुल पास था। तो तुम ना मार ही डालो मुझे, वो उसे धक्का देते हुए उठकर बैठ गई। कितना घबरा गई थी वो अचानक ऐसा होने पर। कनिष्क हंस पड़ा। हंसो मत समझे, मैंने कितने बार कहा है कि ऐसी हरकतें मत किया करो। अचानक से खींचना तो कभी यूं प्रकट हो जाना। वो अपनी चुन्नी उठाने लगी तो कनिष्क ने उससे पहले चुन्नी अपने हथेली में लपेट ली। दीप्ति ने उसकी तरफ देखा तो वो हसरत भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। उस ब्लू कलर के क्रॉप टॉप और लहंगे में वो अभी भी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। कनिष्क से ज़्यादा देर वो नज़रें नहीं मिला सकी और उठने लगी तो उसने उसकी कलाई पकड़ ली। ऐसे मत देखो, वो उसकी गहरी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करके बोली। अब तो ऑफिशियली हक मिल गया है तो कैसे छोड़ दूँ इतना प्यारा मौका, और मैंने अभी तक कुछ किया भी तो नहीं है ना, बस जी भर कर देख रहा हूँ। वहाँ सबके बीच तो ये मौका नहीं मिला, लेकिन तुम इतनी प्यारी हो कि अभी तक किसी ड्रेस में हो। मेरी विश वैसे तुम्हारे दिल तक पहुँच ही जाती है ना। वो चुन्नी को खोल कर दीप्ति के सिर पर से डालकर अपनी तरफ करते हुए बोला।
वो समझ रहा था बिना चुन्नी के वो झिझक रही थी, कुछ और उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही। उसे असहज तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था कभी। वो तुरंत ही उसके सीने से लग गई और अपना चेहरा छुपा लिया। तुम खुश तो हो ना? दीप्ति उसकी बाहों में सिमटते हुए उससे सवाल की। खुश? खुश तो इतना हूँ कि बता नहीं सकता। लगा नहीं था कि कभी तुम्हें पूरी तरह से खोने के बाद ये दिन जी पाऊँगा मैं। उसने प्यार से उसके सिर को चूमते हुए कहा। तुमने आज मेरे लिए गाना गाया इतने लोगों के बीच, बहुत पसंद आया मुझे। वो मुस्कुराते हुए उसके गाल पर अपने लब रख कर बोली। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। दीप्ति ने अपना चेहरा उठाकर उसे देखा। ऐसे बच्चों की तरह कौन किस करता है? तुम्हारा फियोंसे हूँ मैं अब। उसने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। ज़्यादा शैतानी नहीं, हटो, मुझे चेंज भी करना है। वो उसे टपटते हुए बोली और उससे अलग होने लगी तो कनिष्क ने उसकी कोरी कमर पर अपनी पकड़ कस दी। छोड़ो, मैं हेल्प करता हूँ ना, तुम थक भी गई हो। नहीं, वो झट से बोले। लेकिन कनिष्क इतनी जल्दी मानने वालों में से कहाँ। वो उसे गोद में उठाकर चेंजिंग रूम में लाकर उतार दिया। कनिष्क, दीप्ति बेचारी कुछ डर सी गई थी। उसे मना भी नहीं कर पा रही थी और वो उसे चेंज कराएगा ये सोचकर ही सांसें बगावत पर उतर आई थी। उसने कनिष्क की बाँह पकड़ते हुए धीरे से कहा, रुको, पहले कोई हल्की सी ड्रेस तो निकाल दूं। कहकर उसने एक नाइटी कबर्ड से निकाली। दीप्ति की हालत खराब हो रही थी। कनिष्क ने पिंस निकालने लगा। वो अपनी उंगलियों को आपस में मरोड़ते हुए आंखें बंद किए खड़ी थी। उसके बालों को खोलकर वो उसकी पीठ पर बिखेर चुका था और फिर गर्दन पर जैसे ही उसकी ठंडी उंगलियां छुई, दीप्ति पलटकर उसके सीने में छुप गई। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पेट में तितलियां सी उड़ने लगी थी, सांसें भारी हो गई थी। उसके नेकलेस को निकाल कर उसने टेबल पर रखा और चुन्नी भी उतार दी। उसकी नज़र दीप्ति के गर्दन के नीचे कंधे पर काले तिल पर गई। उसने अपना अंगूठा वहां पर रखकर सहलाया। दीप्ति ने अपनी आंखें भींच ली। उसके होठ अब उसे अपने कंधे पर चलते हुए महसूस हो रहे थे, जिससे वो सिहर गई थी। उसके नेल्स कनिष्क की बाजू में चुभ रहे थे। वो एक हाथ से दीप्ति की कमरबंद को खोल रहा था। अब उसके लब थिरकते हुए उसके गर्दन से होकर दीप्ति के गालों के पास आ चुके थे। कनिष्क की कॉलर पकड़ते हुए दीप्ति ने ही बेकरारी से उसकी बोलती बंद कर दी। वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके थे। काफ़ी देर बाद वो अलग हुए। मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा अपने इमोशंस। थोड़ी देर और करीब रहा तो कनिष्क अपनी बंद होती आंखों से बोला तो तेज चलती सांसों के साथ दीप्ति ने अपनी हया से भरी भारी पलकें उठाई। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, आई लव यू जान। दीप्ति ने उसके बालों को माथे से हटाकर वहां अपने लब रखते हुए बेताबी से कहा। जान? कनिष्क ने ये सुनकर अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए उसका गाल सहलाया। अच्छा नाम है। कनिष्क की जगह कुछ और तो निकला तुम्हारे मुँह से मेरे लिए, वो उसे छेड़ते हुए बोला, जिस पर दीप्ति शर्मा गई। वो अब बाहर चला गया। वो उसके एहसास में ही खोई। काफ़ी देर तक खुद को ही देखती रही। उसके बाद चेंज करने लगी। कुछ देर बाद जब चेंज करके बाहर आई तो कनिष्क रूम में नहीं था। चला गया क्या? वो मायूस सी बोली और बालकनी की तरफ बढ़ गई। दीप, वहाँ क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। कनिष्क की आवाज़ पर वो रूम में आई तो देखा वो एक कटोरी में तेल लिए आया था। ये क्यों लाए हो? सिर में दर्द हो रहा है क्या तुम्हारे? दीप्ति ने उससे पूछा। नहीं, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। इधर बैठो, मैं सिर में मालिश कर देता हूँ। दिन भर में थक गई हो, इससे आराम मिलेगा तो नींद भी अच्छी आएगी। वो उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठाते हुए बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तुम बेवजह ही खुद को परेशान कर रहे हो और थक तो तुम ही गए होगे ना। मैंने कोई भारी भरकम लहंगा और ज्वेलरी नहीं पहनी थी। वो मजाकिया अंदाज में बोला और उसके बालों में गर्म तेल की मालिश करने लगा। दीप्ति को नाज हो रहा था अपनी मोहब्बत पर और अपनी किस्मत पर। नाज भी कि इतना प्यार करने वाला लड़का उसे मिला है जो उससे ज़्यादा भी उसका ख्याल रखता है। मानवी जो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर होटल में ही रुक गई थी रात में। सुबह काफ़ी देर से उसकी आंख खुली और उसने जो नज़ारा देखा उससे वो बिल्कुल शौक सी रह गई। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और लोअर बॉडी पार्ट में दर्द भी। घबराहट से उसकी आंखें बह आई। उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया और चारों तरफ नज़र घुमाई।
कोई भी नहीं था उसके अलावा रूम में, पर उसकी हालत तो कुछ और ही बयां कर रही थी। उसे बिस्तर के एक कोने पर अपनी ड्रेस पड़ी दिखी। गॉड जी, ये सब क्या और कैसे? उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका फ़ोन बज उठा। घर से कई कॉल्स थी। उसने अपने कपड़े पहने, उसके बाद अपना चेहरा साफ किया। दर्द के मारे वो सही से उठ भी नहीं पा रही थी। मैंने ड्रिंक किया था, उसके बाद क्या हुआ कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वो रोती हुई खुद से ही बोली। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी उसके अंदर घर से आ रहे कॉल्स लेने की। वो जब घर आई तो सीधा अपने रूम में जाने लगी। मानवी कहाँ थी अब तक? मैंने कितने ही कॉल्स किए, तूने रिसीव भी नहीं किया। श्वेता जी ने पीछे से उसे आवाज़ दी। फ्रेंड्स के साथ थी, एक कॉल तो कर सकती थी बेटा। सॉरी, उसने बिना मुड़े ही धीरे से कहा और रूम में चली गई। अपने माँ के सामने वो आज खुद को रोने से रोक ना पाती, इसलिए पल भर के लिए भी वहाँ न ठहरी। एक तो शरीर में इतना दर्द था, दूसरे उसका भोला मन बुरी तरह से आहत था। दीप, मानवी कहीं गई है क्या? दिखाई नहीं दे रही जब से आया हूँ ऑफिस से। कनिष्क, अरमान और विवेक जी शाम को ऑफिस से घर आए थे। दीप्ति उन्हें पानी लाकर दी तो कनिष्क ने उससे पूछा। दीप्ति बोली, नहीं, घर पर ही तो है, रूम में है। श्वेता जी बोली, पता नहीं क्या हो गया है उसे, जब से वापस आई है एक भी बार रूम से बाहर ही नहीं निकली। और जब मैं गई उसके पास बात करने तो सिर दर्द है कहने लगी, ज़्यादा कुछ बोली भी नहीं। विवेक जी बोले, फालतू में ही चिंता कर रही हो तुम, हो सकता है सच में उसकी तबीयत कुछ कम ठीक हो, वरना मेरी बेटी चुप रहने वालों में से नहीं है, फुदकती रहती है पूरे घर में इधर से उधर। अरमान बोला, ये बात तो पापा ने बिल्कुल सही बोली, और मानवी के बिना हमारा घर भी तो सूना ही है। जान है वो हम सब की और इस घर की। आप लोग फ्रेश हो जाइए, फिर हम खाना लगा देते हैं, खा लीजिए, भूख लगी होगी। सुबह के गए हुए हैं, दीप्ति ने कहा और किचन में चली गई। उसके पीछे कनिष्क भी बहाने से गया। क्या हुआ, उदास लग रही हो? उसने पहुंचते ही पूछा। न नहीं तो। दीप, बोलो भी, मुझे मानवी को लेकर बहुत टेंशन हो रही है। तुम्हें पता है उसने आज मुझसे कहा कि मैं दूसरे रूम में शिफ्ट कर लूँ, उसे मेरे साथ रूम शेयर नहीं करना। किसी बात पर चिढ़ गई होगी या तुमसे नाराज़ होगी तभी ऐसा कहा। नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। कल तक बहुत प्यार से वो मेरे साथ थी, मुझे बहुत पसंद करती है, वो कभी नाराज़ नहीं होती, और ऐसी कोई बात भी नहीं हुई कि वो ऐसा कह दे। और जब से आई है रूम से बाहर नहीं निकली, किसी से कोई बात नहीं कर रही वो, दीप्ति ने परेशानी से कहा। डोंट वरी, मैं देखता हूँ उसे। ओके, वो दीप्ति के गाल पर हाथ रख कर बोला तो उसने हाँ में सिर हिलाया। डॉली, तू पार्टी में मेरे साथ ही थी ना, फिर तुझे तो सब कुछ पता होगा, बताना क्या हुआ था। मुझे तो बस इतना याद है कि हमने सबके कहने पर वाइन पी थी, उसके बाद मेरा सिर घूम रहा था। मैं घर आने के लिए निकली थी, भाई को कॉल भी कर रही थी, आगे क्या हुआ कुछ याद नहीं मुझे, वो रूधे गले से बोली। इस वक्त वो अपनी दोस्त से फ़ोन कॉल पर बात कर रही थी। मानवी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है और कौन करेगा। हम जितने भी थे उनमें से कोई भी होटल में नहीं रुका था, और तू भी तो घर के लिए निकली थी। मैं क्या करूं, अगर किसी को बताऊंगी? मानवी, कनिष्क ने डोर पर नॉक करते हुए उसे आवाज़ दी तो उसने कॉल कट किया और अपने आंसू साफ किए। जी भाई, वो बंद दरवाजे के अंदर से ही बोली। डोर ओपन कर भाई, मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा ना, डोर ओपन कर। उसकी आवाज़ में सख्ती महसूस कर एक बार फिर उसकी आंखों में नमकीन पानी भर आया और उसने कांपते हुए डोर खोला। उसकी वो लाल सूजी हुई आंखें, मुरझाया सा चेहरा, फुल स्लीव्स की शर्ट और ट्राउज़र में थी वो। आ बैठ मेरे पास, उसने प्यार से उसे पुचकारते हुए कहा। वो उसके बगल वाले सोफे पर बैठ गई। सिर झुका रखा था, जुबान बिल्कुल खामोश, पैर अभी भी कांप रहे थे। हाथों को आपस में जोड़े वो सिर नीचे की थी ताकि उसके आंसू कनिष्क को ना दिखे। बुखार है? कनिष्क उसके हर एक मूव को नोटिस करता हुआ बोला तो उसने इनकार में सिर हिलाया। फिर कांप क्यों रही है? उसने दूसरा सवाल किया। आप जाइए, मुझे नींद आ रही है, कहकर वो तेजी से उठी। एक दर्द की लहर उसके चेहरे पर आ गई और आंसू गालों पर सरक आए। एक हाथ उसने अपने पेट पर रख लिया। कनिष्क को कुछ कुछ अंदाजा हो चुका था उसे देखते ही, लेकिन इस बार जो दिखा उसे उसका शक यकीन में बदल गया।
उसने आगे बढ़कर मानवी के गर्दन पर आए बालों को हटाया तो देखा वहाँ पर दांत के गहरे निशान मौजूद थे जो नीले पड़ चुके थे। मानवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तेरी मर्जी शामिल थी इसमें या फिर किसी ने जबरदस्ती की? उसने दांत पीसते हुए एक एक शब्द चबाते हुए उससे पूछा। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी, आंखों को खून सा उतर आया था जिससे वो और सहम गई। भाई भाई नहीं, अब जवाब दे, मुझे कुछ पूछा है मैंने तुझसे? वो बेहद सख्ती से उस पर चिल्लाया। मानवी, जिसने इतनी हिम्मत बटोरी थी, अब वो बेहोश होकर गिरने को हुई कि कनिष्क ने उसे पकड़ लिया। हे बच्चा मानवी, आंखें खोल, उसने उसका सिर सहलाते हुए कहा। लेकिन कोई फर्क नहीं दिखा। वो उसे बिस्तर पर लिटाया और श्वेता जी को आवाज़ दी। सब मानवी के रूम में इकट्ठा हो गए थे। कनिष्क की आंखों का गुस्सा आंसुओं का रूप ले चुका था। कनिष्क, क्या हुआ बेटा इसे? दादी ने उससे सवाल किया। वो कुछ नहीं बोला, बस दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। डॉक्टर आ गई थी महज 15 मिनट के भीतर ही। उन्होंने सच बताया कि मानवी का रेप हुआ है तो सबकी रूह तक कांप उठी। ये किसी झटके से कम नहीं था सबके लिए। इसकी हालत अभी ठीक नहीं है, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो इन्फेक्शन भी हो सकता है और मेंटली भी शायद बहुत डिस्टर्ब है ये, जिस वजह से शुगर और बीपी भी बढ़ गया है। जितना हो सके इनका ख्याल रखिए और बाकी की जांच के लिए हॉस्पिटल ला सकते हैं। हॉस्पिटल नहीं जाएगी वो, जो भी करना हो घर पर ही करिए, यहीं सारा इंतज़ाम होगा और ये खबर भी बाहर नहीं जानी चाहिए, समझी डॉक्टर? विवेक जी ने खुद को मजबूत करते हुए लगभग धमकाने वाले अंदाज में डॉक्टर से कहा। यह खबर सुनकर हर कोई टूट चुका था। दिमाग ही काम नहीं कर रहा था ये सोच कर कि उनकी नन्ही सी कली इस कदर तकलीफ से गुजरी है। माँ, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, आपने कुछ भी नहीं खाया और हमारी मानवी को संभालने के लिए आपका ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही रहा तो आप खुद की ही तबीयत बिगाड़ लेंगी और फिर मानवी को कौन संभालेगा? अरमान घुटनों के बल बैठा श्वेता जी से बोल रहा था, जिन्होंने कल रात से एक गिलास पानी तक नहीं पिया था। पूरी रात मानवी के सिरहाने बैठी रही। माँ प्लीज़ कुछ खा लीजिए, आप जूस ही पी लीजिए, दीप्ति ने जूस का गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। एक निवाला भी गले से नहीं उतरेगा मेरे बच्ची की ऐसी हालत देखकर। उन्होंने अपनी बहआई आंखों को बंद करते हुए कहा तो दीप्ति उनके गले से लग गई। माँ संभालिए खुद को, और कनिष्क है ना, और अपनी बहन के गुनाहगारों को मौत से भी बदतर सजा देकर रहेगा। जिसने भी हमारी मानवी के साथ इतना गलत किया है वो भी चैन से नहीं बैठ सकेगा, वो उन्हें समझाते हुए बोली और फिर उन्हें जूस पिलाया। दीप्ति, कनिष्क को देख लो जाकर एक बार, अरमान ने कहा तो उसने सिर हिलाया और उसके रूम में आई जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। रोहन, मुझे कुछ नहीं पता, ये तेरी जिम्मेदारी है कि आज रात होने से पहले वो शख्स मेरी आंखों के सामने होना चाहिए, वरना तुझे कल से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लगभग चीखते हुए बोला और फिर रोहन का सुने बिना ही फ़ोन एक तरफ फेंक दिया। जान, दीप्ति ने काफ़ी प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। अगर ऐसे ही गुस्सा करते रहे तो कुछ भी पता नहीं लगा पाओगे, शांत दिमाग से काम करो, दीप्ति उसे बिठाते हुए बोली। रियली, शांत होकर सोचूं, मेरी बहन के साथ इतना कुछ हो गया और मैं शांत रहूं? क्या फ़ायदा ऐसे भाई के होने का जिसके होते हुए उसकी छोटी बहन ही सुरक्षित ना रहे? बोलो, क्या फ़ायदा? गुस्सा, बेबसी, आंखों में नमी, सबके मिले जुले भाव थे उसके चेहरे पर इस वक्त। दीप, मैंने इतना बेबस कभी भी खुद को महसूस नहीं किया, कभी भी नहीं, वो बोला और उसकी गोद में सिर रख लिया। दीप्ति उसके बालों में हाथ चलाने लगी, उसकी भी आंखें छलक उठी थी कनिष्क को देखकर, और मानवी पर क्या बीत रही थी इसका तो बस अंदाज़ा ही लगाया जा सकता था। उसने कल से आंखें नहीं खोली थी, घर में ही सारा इंतज़ाम हो गया था और उसका इलाज चल रहा था। मानवी को होश आया। उसने इनकार में सिर हिलाया। मैं बर्बाद करके रख दूंगा जिसने भी मेरी बहन के साथ ये सब कुछ किया है उसे, वो उठते हुए बोला। अरमान को भी लिए जाओ साथ, वो उसे गुस्से में जाता देखकर उसका हाथ थामते हुए बोली। कनिष्क ने उसे जलती निगाहों से देखा और अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चला गया। माँ, मैंने आपकी और पापा की इज्जत। मानवी की जब आँख खुली तो अपनी माँ को सामने देखकर भर्राए गले से वो इतना ही बोल पाई थी कि श्वेता जी ने उसे कसकर अपने सीने से लगा इनकार में सिर हिलाया।
माँ बेटी दोनों ही रो पड़ी थी। एक माँ अपनी फूल सी कोमल गुड़िया को इस संसार से बचा कर रखना चाहती है, वो उसको एक खरोच आ जाने पर बेचैन हो उठती है। और आज तो उसकी बेटी के जिस्म को ही नोचा गया था। हमेशा जो आवाज़ घर में खिलखिलाती रहती थी, मस्ती मजाक जिद करती रहती थी, वो कहीं दब सी गई थी और एक घोर दुख दर्द सा उमड़ आया था। उसने सबको देखा लेकिन कनिष्क नहीं दिखा। उसके बेहोश होने से पहले की बात और कनिष्क का गुस्सा याद करके वो सहम सी गई और नजरें उठाकर उसने दीप्ति को देखा, फिर सिर झुका लिया, आंखें बंद कर ली उसने। तुम्हारा भाई है वो, बस अपनी बहन की फिक्र करता है हर बात से पहले, और उसकी तो जान हो ना तुम। दीप्ति उसके मनोभाव समझते हुए उसके पास बैठकर बोली, भाभी भाई भाई बहुत नाराज़ होंगे ना, लेकिन मैं क्या क्या करती भाभी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे सब कैसे देखेंगे जब सबको पता चलेगा कि मेरे साथ ये सब हुआ है, तो कोई मेरे पास नहीं आएगा। इससे इससे अच्छा तो होता कि मैं मर ही जाऊं। 18-19 साल की मानवी इस घटना से बिल्कुल टूट और सहम गई थी। उसमें हिम्मत ही नहीं बची थी किसी को फेस करने की। मानवी पागल हो गई है तू? दिमाग नहीं है क्या जो इतनी उल्टी सीधी बातें किए जा रही है? अगर मरने का ख्याल भी मन में आया तो एक चपेट खींच कर दूंगा, अगले ठिकाने आ जाएगी तेरी। अरमान ने तेज आवाज में उसे डपटा। अरमान भाई, वो बोली तो अरमान ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मेरा प्यारा बच्चा, ऐसा कुछ सोचना भी मत, हमारी जान है तू, और भूल जा जो कुछ भी हुआ। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी कह सके, समझी? वो प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोला। इधर कनिष्क रोहन के साथ उसी होटल आया था जहां कल मानवी आई थी अपने दोस्तों के साथ। कल यहाँ कोई बर्थडे पार्टी थी, उसकी सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। कनिष्क रिसेप्शन पर आकर बोला। सॉरी सर, हम किसी के साथ डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी है कि कौन तुम्हारे सामने खड़ा है? द बिजनेस टाइकून मिस्टर कनिष्क यदुवंशी, रोहन बोला था। रिसेप्शनिस्ट कुछ घबरा गया। उसने तुरंत ही कनिष्क से माफ़ी भी मांगी। तुम्हारे इस होटल का मैनेजर कहाँ है? उसे बुलाओ। रोहन के कहने पर उसने मैनेजर को कॉल किया, जो मुश्किल से 5 मिनट बाद ही उसके सामने खड़ा था। कनिष्क के कहने पर वो उन्हें कल की सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगा। कनिष्क ध्यान से फोटोज देखने लगा। एक में मानवी अपने दोस्तों के साथ उनके फोर्स करने पर डिंग कर रही थी, फिर एक में बाहर जा रही थी। उसके आगे की तस्वीर कुछ धुंधली सी थी। ये वाली जूम करो, कनिष्क बोला तो फोटो जूम हुई। मानवी का सिर चकरा रहा था, आंखें बंद सी हो गई थी, और एक लड़का जो करीब 25 साल का रहा होगा, उसने मानवी को थामा और उसे लेकर संभालते हुए एक रूम की तरफ बढ़ गया। ये देखते ही कनिष्क की मुट्ठियां कस गई। ये कौन है? उसके दोस्तों में से तो कोई नहीं लग रहा। फिर से एक एक फ़ोटो चेक करो कि पार्टी में पहले से मौजूद था कि नहीं। यस सर, मैनेजर बोला, और उस फोटो का मैच वो चेक करने लगे। सर नहीं, उनमें से तो कोई नहीं है, ये ऊपर वाले फ्लोर से आया है। इसकी नज़र पहले से ही मानवी मैडम पर थी। पिछले आधे घंटे से, रोहन कनिष्क से बोला तो उसने गहरी सांस भरते हुए हाँ में सिर हिलाया। इसकी एक फ़ोटो निकलवाओ और इसकी पूरी जन्म कुंडली पता करो। यस सर। कल रात कोलकाता के फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर मिस्टर मनोज देसाई के इकलौते भतीजे की हुई बेरहमी से हत्या। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि देर रात अपने घर लौट रहे थे और उनकी गाड़ी कुछ लोगों ने घेर ली। उसके बाद जंगल में उनकी लाश पड़ी मिली और शरीर को जगह जगह से काटा गया है, लेकिन कौन है इसके पीछे, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। उनकी लाश के पास से एक लेटर भी बरामद हुआ है जिस पर साफ लिखा है कि उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा दी गई है। उन्होंने किसी लड़की के साथ रेप किया था, पर पूरा मामला क्या है इसकी खबर अभी तक पता नहीं चल पाई है। सुबह हर न्यूज़ चैनल पर और हर अखबार में बड़े बड़े शब्दों में यही खबर छपी हुई थी, और कनिष्क ये देखकर मुस्कुरा रहा था। पूरे शहर में नाकाबंदी हो गई थी। अरमान उसे शक की नज़रों से कब से घूरे जा रहा था। क्या है, कोई काम था क्या जो इस वक्त मेरे पास आया है? उसके कुछ ना बोलने पर कनिष्क ने कहा, इन सब के पीछे तेरा ही हाथ है ना? क्या यही है जिसने हमारी मानवी के साथ ये सब किया था? समझ तो गया, फिर ऐसे सवाल क्यों कर रहा है? तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? किसी की जान ली है, और मुझे भी इतनी बड़ी बात एक बार भी नहीं बताई तूने। इतना बेरहम तो कब से हो गया?
मैं बेरहम हुआ हूँ और उसने जो किया मेरी बहन के साथ वो ठीक था। वो गुस्से से बोला। फिर भी गलत किया है तूने, कानून उसे अपने हिसाब से सज़ा देती ना, हम उस पर केस भी कर सकते थे, लेकिन तूने खुद को भी मुजरिम बना दिया है। अरमान भी फटते हुए बोला। कनिष्क को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसे इस वक्त बस मानवी की हालत दिख रही थी। कनिष्क, दादी उसे पुकार रही थी। मैं जाता हूँ, लेकिन ये बात किसी को बताकर परेशान नहीं करेगा तू, कनिष्क ने रूम से बाहर जाते हुए अरमान से कहा। जी दादी, आपने बुलाया, वो उनके पास आता हुआ बोला। मानवी से मिलने जाकर वो कब से परेशान है। दादी के कहने पर उसने कुछ पल को अपनी आंखें बंद कर ली। वो नहीं देख पा रहा था अपनी बहन को इस हालत में, इसलिए ही वो उससे मिलने भी नहीं गया था जब से वो होश में आई थी। कनिष्क, एक बार मिल लो ना प्लीज़, दीप्ति भी उससे रिक्वेस्ट करती हुई बोली। उसने कुछ नहीं कहा, बस मानवी के रूम की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे दीप्ति भी भागी, ये सोच कर कि कहीं वो गुस्सा ना करे। मानवी बेड पर अधलेटी सी बैठी थी, उसकी हर पल खुशी से चमकती आंखें, वो चेहरे की चमक, उसकी शरारत कहीं गायब सी हो गई थी। कनिष्क उसके पास आकर बैठा, तब उसने कनिष्क को देखा। आई एम सॉरी भाई, मैं आप सबसे। उसे देखते ही मानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन शब्द ही नहीं मिल रहे थे उसे, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। कनिष्क ने अपनी बाजुएं फैलाकर उसे अपने सीने से कसकर लगा लिया। आंखों में नमी उतर आई थी उसके। तुझे पता है तू जान है मेरी, और मुझे नहीं बर्दाश्त कोई तेरी तरफ गलत नज़र उठाकर भी देखे। और तेरे साथ इतना कुछ हो गया, फिर मैं तुझे नहीं बचा पाया। मुझे माफ़ कर दे मेरा बच्चा, प्लीज़। मैं जैसे खुद से ही नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ तुझे ऐसे देखकर, वो भावुक होता हुआ बोला। नो भाई, प्लीज़ डोंट से दिस, यू आर माई स्ट्रेंथ, वो सिसकते हुए बोली। रोना बंद कर, तेरे साथ जिसने भी इतनी घटिया हरकत की है उसके किए की सज़ा तेरा भाई उसे दे चुका है, और अब मुझे भी इसके बदले अपनी बहन वापस चाहिए, समझी? जो मुझे तंग करती थी, जिद करती थी हर बात पर। ऐसे मत रह प्लीज़ यार, बहुत बुरा लगता है। वो उससे अलग होकर उसके आंसू साफ करता हुआ बोला। मानवी की नज़र अब तक दरवाजे पर खड़ी दीप्ति पर जा चुकी थी। उसने इशारे से उसे भी पास बुलाया। आप और भाभी जल्दी से शादी कर लीजिए फिर, उसने धीरे से कहा तो दीप्ति ने अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखा। वहीं कनिष्क मुस्कुरा दिया। बिल्कुल कर लूँगा, मुझे तो जल्दी ही है, लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी तेरी ही होगी। तुझे ही तो सब देखना होगा, क्या करना है कैसे, और हमारी शॉपिंग की जिम्मेदारी भी तो उठानी होगी। कनिष्क के कहने पर वो थोड़ा सा मुस्कुराई। दीप, इसे इसकी दवाइयाँ खिला दो, और ध्यान रखना मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, वो उठते हुए बोला और मानवी के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर वहाँ से चला गया। मानवी, पहले तुम ये सूप फिनिश करो, उसके बाद दवा लेनी है। मैंने तुम्हें बोला था कि सूप खत्म कर देना, लेकिन तुमने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया है अभी तक। कनिष्क के जाने के बाद दीप्ति कुछ रपटते हुए बोली। मेरा मन नहीं हो रहा खाने का। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, ऐसा नहीं करते, प्लीज़ थोड़ा सा खा लो ताकि जल्दी से फिट हो जाओ, दीप्ति ने कहा और खुद अपने हाथ से ही उसे बच्चों की तरह बहलाते हुए सूप पिलाने लगी। मानवी को देखकर कहीं ना कहीं उसे अपने संभव की याद आ जाती है। बिल्कुल एक दोस्त की ही तरह तो वो रहता है। कितनी बार लड़ता भी तो कितनी ही बार मम्मा से उसे बचाता भी। बिल्कुल सगे भाई की तरह वो उससे प्यार करती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद से एक भी बार संभव की खबर नहीं मिली उसे, ना ही किसी और से बात हुई थी। कनिष्क जो कहीं जा रहा था, विवेक जी को देखकर उसने अपने कदमों को विराम दिया। अब इस टाइम को कहाँ चल दिए बरखुरदार, कुछ काम था? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था? उन्होंने कुछ सख्ती से पूछा तो वो खुद को शांत करने लगा, क्योंकि विवेक जी से वैसे भी उसकी कमी बनती थी। था कुछ, हर बात आपको बताना ज़रूरी तो नहीं, अभी किसी और मर्डर करना बाकी रह गया है उनके। इतना कहते ही उसने हैरानी से उन्हें देखा। क्या हुआ? आश्चर्य हो रहा है कि मुझे कैसे पता चला? भूलो मत, हर वक्त मेरी नज़र तुम्हारे ही ऊपर रहती है। क्या कर रहे हो और कहाँ हो? अगर कोई काम करते हो तो उसके आगे पीछे का भी सोच लिया करो। कहते हुए उन्होंने उसके सामने कनिष्क का लॉकेट कर दिया, जो शायद उसके गले से खुलकर वहीं गिर गया था। ये आपके पास, कहते हुए उसने अपना गला छुआ, लेकिन लॉकेट वहाँ नहीं था।
तो उसने विवेक जी से ले लिया। गलत नहीं किया इस बार, लेकिन कानून की नज़र में मेरा बेटा गुनहगार बने ये भी मैं नहीं चाहता। ये तो अच्छा हुआ वो एसआई हमारे लिए ही काम करता है, तो उसने मुझे बुला लिया और ये लॉकेट मुझे दिया। उन्होंने बोला तो कनिष्क ने उन्हें देखा। आई एम सॉरी, पर जैसे ही मुझे पता चला मुझसे रुका नहीं गया। मेरी बहन की हालत का जिम्मेदार था वो, तो उसे कैसे इतने आसानी से मरने देता मैं। पापा, मुझे लगता है कि मौलिक उससे ही मिला हुआ था, वरना वो हमारी फैमिली तक नहीं पहुंच पाता इतनी आसानी से। और देसाई की तो हमसे पहले से ही नहीं बनती थी। कहीं ये उसकी ही कोई चाल तो नहीं, किया उसका धरा ही ना हो। उसको तो वैसे भी बर्बाद कर दूंगा मैं। मेरे परिवार की तरफ नज़र उठाई है उसने। उसके भतीजे को उसके किए की सज़ा दे चुके हो, लेकिन अब उसके पूरे परिवार के सज़ा मिलेगा जब वो सड़क पर आ जाएगा। उन्होंने एक कुटिल मुस्कान देते हुए कहा और चले गए। कनिष्क ने एक ठंडी सांस छोड़ी। अब जरा उस मौलिक की भी खबर ले लूं, वो खुद से ही बोला और बाहर निकल गया। कनिष्क हॉस्पिटल आया। बेड पर मौलिक पड़ा हुआ था। पैर उसके किसी काम के नहीं रह गए थे। अब बस टकटकी लगाए वो सीलिंग को निहार रहा था। कैसे हैं मास्टर साहब, वो उसके पास आता हुआ बोला तो मौलिक ने उसे देखा। अगर अपनी मास्टरी छोड़कर मेरी दीप पर ध्यान ना दिया होता तो आज यहाँ इस हाल में ना होते, और जिसके सहारे चल रहे थे वो तो स्वर्ग पहुँच चुका है, तो तुम्हें भी पहुँचा दूँ क्या वहीं। वो चेयर खींचते हुए बेड के पास बैठते हुए बोला। दीप्ति जी को फंसाया है तुमने। वो एक मवाली और गुंडागर्दी करने वाले से तो प्यार नहीं कर सकती, और ये रूप छुपा कर रखा है तुमने उससे, मौलिक ने अपने कमज़ोर शब्दों में कहा। तो एक सातिर सी मुस्कान कनिष्क के लबों पर खेल गई। तुम्हें दीप्ति जी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी हूँ उनके लिए। अगर वो मुझसे प्यार ना भी करे तो दूर तो मैं खुद से जाने नहीं दूंगा कभी उसकी कीमत, चाहे मुझे जो भी चुकानी पड़े। वो जुनून से बोला तो एक पल को मौलिक डर सा गया। देखो, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैं कभी तुम्हारे रास्ते नहीं आऊँगा, बस अब मेरा पीछा छोड़ दो। इतनी आसानी से? कनिष्क ने मुस्कुराते हुए उसके थोड़ा करीब झुककर पूछा, तो मौलिक ने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ से सीधे स्वर्ग भेजने वाला था तुम्हें, लेकिन इतना भी बुज़दिल नहीं हूँ तुम्हारी तरह। एक इज्जतदार फैमिली से हूँ और दीप्ति कभी नहीं चाहेगी कि तुम्हारी जान लूँ मैं। इसलिए एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, ठीक होते ही यहाँ से गायब हो जाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ज़्यादा होशियारी की तो मेरे आदमी ऊपर पहुँचाने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगाएंगे। वो बोला और उठकर खड़ा हो गया। ये सब काफ़ी अलग था कनिष्क के स्वभाव से, लेकिन जब बात अपनों पर आए, अपने प्यार अपने परिवार की आए, तो उसके गुस्से से कोई नहीं बच सकता था। उसकी नज़रों में बस नफ़रत होती थी उसके लिए। ऐसे ही 1 महीने बीत चुके थे। जिज्ञासा ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। धीरे धीरे उसका और अरमान का रिश्ता भी आगे बढ़ रहा था। मानवी के साथ दीप्ति एक परछाई की तरह रहने लगी थी, उसका खूब ख्याल रखती, जिससे वो भी ठीक होने लगी थी। सबके साथ बैठती, बातें करती, लेकिन अकेले में गुमसुम सी हो जाती। कुछ चेंज हो रहा था इन सब के बीच, तो वो था कनिष्क और दीप्ति का रिश्ता। जहाँ पहले कनिष्क उसके पास रहने के बहाने ढूंढता रहता था, वो दीप्ति उसके पास आए भी तो कभी उसके क्लोज नहीं जाता था। मानवी, ये तेरे लिए तेरी फेवरेट आलू चाट लाया हूँ। कनिष्क कुछ पहले ही ऑफिस से आ गया था। हाल में सबके साथ बैठी मानवी को देखकर उसने कहा, वाह भाई, आप तो बिना बताए ही ले आए, कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगे हो मेरा। वो हंसकर बोली तो वो मुस्कुरा दिया। श्वेता जी ने मेड को आवाज़ दी। उसे प्लेट्स में निकाल कर सबको देने के लिए। दीप्ति वहाँ नहीं थी। वो कहीं बाहर गई है क्या? उसने श्वेता जी से पूछा। नहीं, रूम में ही होगी, हमारे साथ ही बैठी थी, अभी गई कुछ देर पहले, श्वेता जी ने बताया। तो उसने सिर हिलाया और अपने रूम में आ गया। उसने अपना ब्लेजर एक तरफ सोफे पर फेंका और बाथरूम में ही घुस गया। तुम? दीप्ति को वहाँ देखते ही वो कुछ जोर से बोला। दीप्ति फेस वॉश कर रही थी। हाँ, तो चीख क्यों रहे हो जैसे कोई भूत दिख गया हो? तुम मेरे बाथरूम में क्यों हो? वहाँ का नल खराब हो गया था, पहले बोलना था ना, मैं ठीक करा देता, कहकर वो बाहर निकल गया। दीप्ति कुछ हैरान सी उसे देखने लगी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।